हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी नए क्लास में। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th का जो मैथ है। ठीक है, मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। पहले हम फर्स्ट चैप्टर को सीखेंगे। किसको सीखेंगे? फर्स्ट चैप्टर को। और जैसे हम चैप्टर जान जाएंगे उसके बाद में हम क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे। और इतना सोच लेना कि आपको सबसे ज़्यादा सरल तरीका और सबसे ज़्यादा सटीक आंसर अगर किसी भी चैनल पर मिलेगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ सक्सेस एकेडमी। ठीक है, जो पुराना हाई फाई क्लासेस था। ओके, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले हाई फाई क्लासेस था, अब हो गया सक्सेस एकेडमी। ठीक है, तो आप लोगों को सक्सेस एकेडमी के साथ में जुड़ना है और साथ में इसके पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या दिया गया है? वास्तविक संख्याएं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसमें क्या है? वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं के डबल पार्ट होते हैं। क्या पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है परमेय संख्या। ठीक है, क्या होता है? एक परमेय संख्या। और क्या होता है? एक अपरमेय संख्या होता है। क्या होता है? एक अपरमेय संख्या। चलो, अपरमेय संख्या बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, अपरमेय संख्या बहुत ज़्यादा बड़ा आपका नहीं होता है, लेकिन परमेय संख्या काफ़ी भारी भरकम होता है। परमेय संख्या क्या होता है? भाज्य होता है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, और सम होता है, विषम होता है, इसी में पूर्ण होता है, पूर्णांक होता है, प्राकृतिक भी होता है। ये सभी संख्या किस में होता है? परमेय संख्या में होता है। अगर आपको इसके बारे में बहुत ही सही वीडियो आपको चाहिए तो आपको इस साइड में आई में आपको दिखाई दे रहा होगा लिंक एक, वहाँ पर आप क्लिक कर लेना, आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, चलो अब और आगे देखते हैं हम इसमें क्या है। देखो, जो परमेय संख्या है ये P/Q के रूप में होता है, और जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरमेय संख्याओं को भी सीख लेते हैं। देखो, अपरमेय संख्याएं जो हैं इसको हम कहते हैं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, ये लिखा ही नहीं जा सकता है P/Q के रूप में। ठीक है, वो हो गया अपरमेय संख्याएं। पाई भी आपका एक अपरमेय संख्या है, बट जहाँ पर इसका वैल्यू आ जाए 22/7 वो हमारे क्या है? परमेय है। क्या है? परमेय। लेकिन जो पाई है ये अपरमेय है। क्या है? अपरमेय है। ठीक है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सीखोगे जानोगे। ठीक है, जितना देखोगे जानोगे, ये आप पर है। ठीक है, देखो बछुआ, अगर आप लोग इस चीज़ को देखते हो समझ लेना कि बहुत अच्छी तरीके से आप जान पाओगे। ठीक है, चलो अब और आगे बात करते हैं। आपके इस चैप्टर में और एक चीज़ दिया गया है। क्या दिया गया है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमेय। चलो हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इस साइड में हमारे पास अभी भी जगह है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे यूक्लिड। ठीक है, विभाजन दिखाई दे रहा है आपको? विभाजन एल्गोरिथम। एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग कमेंट करके बताना वीडियो साफ साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। दो जगह आपको लाइट के धब्बे दिखाई दे रहे होंगे, उनको अवॉइड करके और सारी चीज़ें दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, ये चीज़ बता देना। मुझे पता है इस जगह लाइट आपकी जल रही होगी। ठीक है, तो इस वजह से मैं उस जगह नहीं लिखता हूँ ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, मुझे भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जो एल्गोरिथम होता है ये क्या कहता है? बस ये एक छोटी सी बात कहता ये है कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल पर काम करता है। किस पर काम करता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर इसको हम किस रूप में लिखें? एक जिसे बीजीय व्यंजक के रूप में अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाता है? A इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, क्या होता है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर R इक्वल टू क्या हो सकता है? R इक्वल टू क्या? इसमें हम लिख सकते हैं कि R जो होता है वो सदैव छोटा होता है किससे? B से। किससे छोटा होता है? B से। और ये क्या कहते हैं? बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, और शून्य हो सकता है, इससे छोटा होता है, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। और R बराबर होता है यहाँ पर बराबर आप लिख सकते हैं 0, क्योंकि 0 के R बराबर होता है और या फिर B से छोटा होता है। ठीक है, 0 के R बराबर होता है या फिर B से छोटा होता है, ये भी आपका हो गया। ठीक है,
अब चलो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तब तक के लिए इसको नोट कर लो, मैं तक जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आप लोग पहुँच गए हो सेकंड प्रमेय की तरफ। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला जो प्रमेय था उसको हमने पढ़ा। ये फर्स्ट प्रमेय है, ये सेकंड प्रमेय है। सेकंड प्रमेय में क्या कहा गया, गुणनखंड प्रमेय। अब आप लोग जानते हो गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, हमेशा क्या कहा जाता है, गुणांक उसका जो हो, जो भी उसका गुणनखंड हो, या फिर लिख लो गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो होता है, ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं को घातों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसमें, घातों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। थोड़ा सा आगे क्या है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट हम 1600 लेते हैं। इसमें हमने डायरेक्ट किसको लिया, 1600 को। तो 1600 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे छोटी छोटी संख्याओं से करना है हमको। ठीक है, पहले हम किससे करेंगे, 2 से। तो 2 से करो, कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर डबल जीरो जो कहते हो नोट कर लो। फिर 2 से करो, 2 चौके 8, डबल जीरो नोट कर लो। फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 200। फिर 2 से 100 दूना 200। फिर 2 से 2 पंचे 10, 50 दूना 50, 50 दूना 100 होता। 2 संयम। अब 25 का हमें पता है क्या होता है, 5 और 5। इसका क्या था, 5 एकम 5। अब इसका जब हमें गुणनखंड लिखना होगा, अभाज्य गुणनखंड का नियम क्या कहता है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने 2 हैं, 6 बार है। ऐसे लिखेंगे, पहले सर्वप्रथम लिखने का तरीका, 6 बार आप क्या करोगे, 2 को लिखोगे, और फिर 2 बार आपका लास्ट में 5 आया था, कितने 6 बार आपके 2 लिखना है, और एक लास्ट में जो 5 आया था डबल उसको लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका गुणनखंड। लेकिन अब गुणनखंड प्रमेय के रूप में अगर हमें लिखना है तो घात लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, घात। ये रहा, अभाज्य संख्याओं को घातों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो घातों के रूप में व्यक्त करो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6। तो 6 बार मल्टीप्लाई है, 6 घात हो गया। 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 5 का गुणा 2 के रूप में 5 का स्क्वायर, यानी इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। इस तरीके से हम लोग अभाज्य गुणनखंड जब कभी हमको ज्ञात करने के लिए बोल दिए तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। देखो अभी आप लोग क्या चीज़ पढ़ रहे हो, प्रमेय पढ़ रहे हो। जब आप लोग बीजीय व्यंजक के बारे में बात करोगे, बहुपद के बारे में बात करोगे, वहाँ के गुणनखंड के बारे में बात होगा, तो मैं उसको भी स्पेशली बता दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें और दी गई हैं। क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें और दी गई हैं जिसमें आप पढ़ोगे क्या, एलसीएम और एचसीएफ। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बस इंट्रोडक्शन यहीं पर थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको आप समझ लो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो तो डेली मिलना ही मिलना है। मॉर्निंग में 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। देखो अब क्या दिया गया, 2 संख्याएं दी गई हैं, 2 संख्याएं दी गई हैं। जैसे मान के चलो हमारा 240 दिया गया है और 120 दिया गया है। अब इसमें हमको क्या याद करना है, पहले एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो 120 होता है, और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240। अगर इसको ना लेकर के हम कोई ऐसी संख्या लेते जो कॉमन ना हो, अब यहाँ पर कर लो ऐसे, और यहाँ पर कर लो 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो आसान था हमारा। अब यहाँ पर एचसीएफ क्या आ गया, ऐसे 3 5 15 और 3 8 24, तो यहाँ पर 3 आ गया। कितना आ गया, 3। लेकिन एलसीएम ज्ञात करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा हमारा, डायरेक्ट इनका और इनका मल्टीप्लाई करो और 3 से भाग कर दो, तुरंत आंसर आ गया। खट्टे दे, ये मुझे पता था, चलो आप लोगों को भी बता देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 से भाग करो, 15 को कितना आया, 5। अब 5 का गुणा 24 के साथ में करोगे, कितना आ जाएगा, 120। कितना आ जाएगा, 120। तो ये नियम क्या है, हम इस नियम को लिखते हैं यहाँ पर। एलसीएम गुणे क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। ये किस चीज़ का एलसीएम है, ये एलसीएम है उन्हीं 2 संख्याओं का, यानी कि ए और
ए कामा बी का, और HCF क्या होगा, ये भी ए कामा बी का ही होगा। किसका होगा, ए कामा बी का होगा। और यहाँ पर क्या होगा, ए इंटू बी ही होगा। क्या होगा, ए इंटू बी। यानी कि जो हमारा एलसीएम होता है और जो HCF होता है उसका मल्टीप्लिकेशन, जिस संख्याओं का हम लोग HCF और एलसीएम निकालते हैं उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम और HCF का, तो उन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। समझ में आ गया? ठीक है, ये रहा आपका लास्ट। ठीक है, और इसके आगे कोई भी टॉपिक आपका नहीं दिया गया है। देखो आज हम सिर्फ और सिर्फ कितना देने वाले थे, इंट्रोडक्शन चैप्टर का। इंट्रोडक्शन हो चुका है, बेहतरीन मैंने बता दिया है। आप लोगों की जिम्मेदारी है इसको बेहतरीन तरीके से देखना, आप लोगों की जिम्मेदारी है इसको बेहतरीन तरीके से अपने दिमाग में उतारना, क्योंकि खोपड़िया में जब तक बसाओगे नहीं, 4 महीने बचे हैं अब इस मंथ के, मतलब इस साल के, 1 महीना फिर बचेगा आपका एग्ज़ाम, तो 4 और 1 5, कुल मिलाकर के 5 महीने आपके पास हैं। 5 महीने में आपने तैयारी कर लिया ना, तो समझ लो कि सब कुछ फाड़ करके रख दोगे। ठीक है, तो आप पर डिपेंडेंट है आप कितना मेहनत करते हो, आप कैसे कोई चीज़ करते हो, कैसे आपके दिमाग में ये चीज़ बसता है, सब चीज़ हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। कैसे आपको तैयारी करना है, हर एक टाइम टेबल में बनाकर आपको दे दूंगा। कैसे आपको रिवीजन करना है, रिवाइज करना है, कितना टाइम आपको देना है, हर एक चीज़, हर एक चैप्टर का, चाहे वो चैप्टर हो, चाहे चैप्टर वाइज हो, चाहे आपका कोई भी क्लास, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, सब के सब बता देंगे। दूसरी बात, आप एक चीज़ ध्यान देना, आज से 1 या 2 महीने के अंदर ही आपको एक मैराथन क्लास मिलेगा, जिसमें एक चैप्टर के सभी सवाल को, जितना मुझे लगेगा कि हाँ एग्ज़ाम में आ सकता है, उन सभी सवाल को मैं इंक्लूड करूंगा, या एग्ज़ाम के 1 महीने पहले जहां तक आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मेरे पास पहले से PDF बना हुआ है, अगर कोई मुझसे पुराना जुड़ा हुआ होगा उसको पता होगा, मैं PDF अपलोड करता रहता था। ठीक है, अभी तो नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप में मेरे मिल जाता था, लेकिन इस टाइम वो चीज़ मैंने बंद करके रखा है, तो थोड़े टाइम के लिए वो बंद रहेगा, फिर जैसे ही चालू होता है। या आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो व्हाट्सएप पर अगर कॉन्टैक्ट करते हो तो आपको PDF मिल ही जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।